हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से। ओके, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो जो फिजिक्स का चैप्टर है, इस चैप्टर में एक ऐसी टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन बच्चों को रह सकता है, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि ये जो टॉपिक है इट्स सो इजी। तो वो टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। तो इसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स जो है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, लिखने से काम नहीं चलने वाला है। तो और क्या चीजें हैं इसमें, देखते थोड़ा डीप में जाके हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है इसमें, एक या दो ऐसी क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और वायर मेटालिक वायर डिपेंड। तो हमें पता है 3 फैक्टर्स है। दैट इज द लेंथ ऑफ वायर रिप्रेजेंटेड बाय एल, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो पहला हम लिखते हैं, ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर डिपेंड्स ऑन लेंथ एल। ओके, तो देखिए बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझना है। ओके, मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें आपको जो भी रहेगा। और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे अब चुटकियों में सॉल्व करने वाले वो न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, आर इज डिपेंड्स ऑन एल। तो यहाँ इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रहता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एट स्टैंडर्ड में अपने पढ़ चुके हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एल इंक्रीज होगी तो आर भी इंक्रीज होगा, एल डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर बात करें, आर इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ व्हाट? क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहता है, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या होता है? तो देखिए, अगर ये मेटालिक वायर है, इसका जो ये बेस रहेगा, ये सर्कुलर हम कंसिडर करते हैं, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा मीनिंग भी समझ लेते हैं इसका। थिकनेस ऑफ, सिंपल बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ मेटालिक वायर हम बोल सकते हैं। थिकनेस इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है वायर की। लेंथ, सॉरी, थिकनेस जो है हम इंक्रीज करेंगे, में चौड़ाई अगर बढ़ा देते हैं, मोटा वायर लेंगे, पतला वायर लेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर के ऊपर क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटालिक वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर एरिया इंक्रीज होता है, थिकनेस ऑफ वायर बढ़ेगी, वायर अगर मोटा होते जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा। वायर अगर पतला पतला करते जाते हैं हम, जैसी 3 वायर लेंगे, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इसे कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हम कंबाइन कर देते, थर्ड तो आपको पता है, थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के मेटल्स रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है, इसलिए उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी अलग रहेगी। ओके, तो हम पहले ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म को अगर कंबाइन कर लेते, दोनों प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कंबाइन कर लेते, ये आ जाएगा एल अपॉन ए। ओके, अब यह देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता तो एक कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ओके, अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है वो देख लेते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी जो टर्म है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मटेरियल। ओके, क्लियर? रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो रेजिस्टिविटी से हम शो करेंगे। तो इसका यूनिट भी है, इसका यूनिट है ओम मीटर। ये यूनिट आपको याद में रखना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैन बी फाइंड आउट व्हेन रेजिस्टिविटी इज नोन, L is known and area of cross section is unknown. ओके, तो यह एक फॉर्मूला बनने के बाद अब देखिए थोड़ा और आगे जाते हैं इसमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिख लिया अपने, ये ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब हम आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। अब देखिए ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी,
ये सारे टर्म्स आपस में इंटरलिंक कैसे, या तो फिर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये ओम्स लॉ से कैसे कनेक्ट रिलेट कैसे करेंगे हम, तो देख लीजिए ओम्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, एक माइंड में कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, वो भी क्लियर कर देता हूं कि ओम्स लॉ में क्या बोला गया है। फॉर इन अ given circuit, okay, carrying some current, the potential difference is directly proportional to I बोल सकते हैं हम। तो यह कंफ्यूजन रहता है कि V is proportional to I लिखे या फिर I is proportional to V लिखे, तो दोनों जो बोथ स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, V is proportional to I भी लिख सकते हैं, या तो I is proportional to V लिखते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो हम ये दिया है रिलेशन, तो वही जो रिलेशन यूज करें, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ टर्म R दैट इज रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा, ध्यान में रखिएगा। R फॉर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मेटल वायर हम बोल सकते हैं। ओके, या इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस काय में गिना जाता है, यूनिट है उसका ओम। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा I को इधर भेज दें तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, V अपॉन I हो जाएगा। ओके, फॉर अ गिवन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर V की वैल्यू फिक्स कर दी जाए। ओके, तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी सर्किट डायग्राम यूज करते हैं, ओके, डिफरेंट कंपोनेंट्स का टेबल दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वहां कंपोनेंट दिया है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ध्यान में रखिएगा। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को कंट्रोल करता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज क्या, किसी भी सर्किट डायग्राम में करंट को इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम अगर वी फिक्स है तो करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो R डिपेंड्स ऑन I। ओके, यहाँ दिख रहा है I डिनोमिनेटर में है। अगर I की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, ऊपर वाला एरो इंक्रीज रिप्रेजेंट करेगा, तो R क्या होगा, R क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, R क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर I इंक्रीज होगा तो R क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ वायर को इससे अगर हम को रिलेट करते हैं, तो पहला पॉइंट है L इंक्रीजेस, R इंक्रीजेस। ठीक है, यहां देखिए तीनों चीजों को हम कंबाइन कर लेते हैं, L, R और I के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, L फॉर लेंथ ऑफ वायर, R फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गिवन मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर हम बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन यहां देखिए इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R भी लिख सकते हैं। ठीक है, R को इधर भेज दो, I को इधर भेज दो, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहां दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में R है, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब I की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां ये चीज आपको समझना है, जब लेंथ इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो करंट कभी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। Okay, factor on which the resistance depend. Length increases, current increase, resistance increases and current decreases. इसका अपोजिट क्या होगा, लेंथ को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ करंट जो रहेगा वो इंक्रीज होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, लेंथ डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस। तो ये टर्म आपको अच्छी तरीके से समझ लेना, नोट डाउन करके रखना है। ओके, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आती है बारी नेक्स्ट। अब इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि कैसे ये जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे थोड़ा देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर किसी मेटालिक वायर की लेंथ L है, ओके, लेंथ कितना है L, लेंथ इज L। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो हम इसमें जब लेंथ L दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया है, तो इजीली हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L, लेंथ कितना है, स्मॉल l इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया, इसमें A दिया है। ओके, अब यहां डालेगा कंडीशन, न्यूमेरिकल में कंडीशन डालेगा। ओके,
ऐसी दो केसेस हम देखने वाले हैं कि कंडीशंस क्या रहेगी। इफ यहां दिए रहेगा, जैसे इसका पार्ट है, जैसे यहां बोलेगा इफ लेंथ इज डबल, डबल बोल सकता है, हाफ बोल सकता है, तो पहले हाफ ले लेते, ठीक है। लेंथ इज हाफ, ओके, हाफ या हाल्फ, HALVED भी वर्ड यूज होता है, ध्यान में रखिएगा ये वर्डिंग, इसे भी हाफ ही कंसिडर करते हैं इसमें। लेंथ इज हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, मतलब डबल कर देते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थिकनेस ऑफ वायर को अगर डबल कर दिया जाए या फिर लेंथ ऑफ वायर को हाफ कर दिया जाए, तो जो न्यू मटेरियल है, ओके, सेम मटेरियल रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा इसमें, ध्यान में रखा, सेम मटेरियल अगर लेते हैं, ओके, सेम मटेरियल की बात करें तो पहला वायर जो है सेम मटेरियल का वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिए जिसका लेंथ इससे हाफ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस डबल है। तो ये जो सेकंड वायर, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसका रेजिस्टेंस R ले लिए और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस इसको ले लेते हैं हम R1, ओके, क्योंकि दोनों के डायमेंशन चेंज है, लेंथ हाफ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, तो ये जो सेकंड वायर है जिसका लेंथ हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, तो इसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट वायर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए रेजिस्टेंस R1 का फॉर्मूला हम सेम यही लिखेंगे, रो L बाय A। उसके बाद क्या करेंगे हम, लेंथ कितना है यार, डबल, लेंथ हाफ है, हाफ का मतलब यहां ले लेंगे L बाय 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, यहां डाल देंगे एरिया, तो रो वैसे ही रहेगा, L फॉर व्हाट, इट इज व्हाट, हाफ, हाफ मतलब L बाय 2, इससे हाफ है, इसका हाफ है, तो L बाय 2 ले लिया हमने यहाँ, और एरिया क्या कर दिया, डबल ले लिया। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा, देखिए तो ये देखिए 2 जो है इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और रो L अपॉन A वैसे ही रहेगा, रो L अपॉन A, तो इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो आंसर आया हमारा, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी जगह हम R लिख सकते हैं, तो 1/4 इंटू R लिखेंगे, और ये किसकी वैल्यू आई है, R1 की वैल्यू आई है। तो जब लेंथ हाफ कर दिया जाए, सेम मटेरियल की बात करें, ध्यान में रखना, when length of the given material of wire is half and area of cross section is double, then the resistance of new second wire is always 1/4 of the resistance of a first wire होता है। ये चीज आपको अच्छे से समझना है, ओके। तो अब इसी में दूसरा पार्ट भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, अगर, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इफ लेंथ इज हाफ। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है, इफ लेंथ इज डबल, ठीक है, इफ लेंथ इज अ डबल, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए मतलब क्या होगा, 2L कर दिया जाए, एंड एरिया को हाफ कर दिया, एरिया इज हाफ, ठीक है, दैट इज A/2 कर दिया जाए, तो सेम मटेरियल है, ध्यान में रखिए, ये तो ओरिजिनल है, इसी को कंपेयर किया जा रहा है सेम टाइप के मटेरियल से, लेकिन उसके डायमेंशन में चेंज है। अगर नया दूसरा मटेरियल, जैसे ये यहाँ लिया था, तो दूसरा और एक मटेरियल सेम टाइप का मटेरियल लेते हैं, लेकिन जिसमें लेंथ क्या रहेगी, डबल रहेगी, इससे डबल रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस क्या रहेगा, इससे आधा रहेगा, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना भी है, थिकनेस जो जितनी भी है, तो इस वायर की थिकनेस क्या है, इससे हाफ है, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ R1 ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, तो यहाँ जो सेकंड वायर से कंपेयर किया गया, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L अपॉन A, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रो L फॉर लेंथ, लेंथ कितनी ली है, 2L, तो यहाँ जो लेंथ है उसे लिखेंगे 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, हाफ है, यहाँ लिखेंगे A/2। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, अब ये क्या होगा, ये 2 जो है डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई हुआ इस 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इंटू रो L अपॉन A आ जाएगा, और ये जो टर्म है दिस नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1 से R लिख लेंगे, तो 4R हो जाएगा ये। तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर जिसकी लेंथ डबल एज कंपेयर टू दिस वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है एज कंपेयर टू दिस वायर, तो ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर रहेगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखिएगा,
आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क देता हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो आपको करना क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11.5। ओके, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11.5 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वन शॉट में आंसर निकालना है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है। देखते कितने बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं। वन शॉट, एक अटेम्प्ट में इसका आंसर आना चाहिए। 1.83 समथिंग आएगा, 1.83 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ ओम मीटर इसका आंसर आपका आना चाहिए इस एग्जाम्पल का। तो ये सॉल्व करके देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते वन शॉट में इसका आंसर निकालने में। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन की खासियत, इसमें मिस्टेक क्यों होती है बच्चों की आंसर निकालने में, और साथ में हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वन शॉट में रिवाइज करने वाले सारे छोटे मोटे पॉइंट्स जो रहेंगे इसमें सारी क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन शॉट बस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।